नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और मेरा नाम है अनूप उपाध्याय और मेरे साथ आलोक वाजपेयी सर हैं। और हम दोनों एजुकेटर्स आप सभी के लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। और आप जैसा जान रहे हैं कि आरओ की वैकेंसी जो है वो आ चुकी है और एक बम्पर वैकेंसी है। काफ़ी दिनों के बाद ये वैकेंसी आई है। क्या-क्या है इस वैकेंसी पे आलोक सर के साथ हम लोग जानेंगे और क्या-क्या हमारी प्लानिंग है, इन सारी चीज़ों को पर जो है हम चर्चा करेंगे। तो चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने प्रश्नों को पूछते रहिएगा, जिससे कि हम आपके जवाब जो है वो आपको देते रहें। आलोक सर, आरओ की जो वैकेंसी आ रही है उत्तर प्रदेश में, क्या है ये वैकेंसी? कैसे-कैसे है? क्या प्रक्रिया है? जो नए स्टूडेंट हैं, वो तैयारी कैसे करें? इस पर प्रकाश डालिए। बिल्कुल सर, धन्यवाद अनूप सर। देखिए, आरओ का एग्जाम एक बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद विद्यार्थियों के पास ये नोटिफिकेशन मिला है। अब कैलेंडर में भी कमीशन ने शामिल कर दिया है। तो अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। वैकेंसीज भी डिक्लेयर हैं कि भाई वैकेंसीज थोड़ी सी हालांकि कम है, 180 वैकेंसीज आपकी डिक्लेयर की गई हैं। लेकिन वैकेंसीज अभी और भी ऐड होने की संभावना है। जहां तक संभावना है, लगभग 260 के आसपास वैकेंसी आप लोगों की हो जाएंगी। अब आरओ में जो मामला फंसा हुआ था, वो फंसा होने का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण आरओ नहीं था, मुख्य कारण था एआरओ। क्योंकि जो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, जो सहायक समीक्षा अधिकारी का पद है, उसमें टाइपिंग टेस्ट होता है। और उसमें टाइपिंग टेस्ट के साथ साथ एक आपसे एक डिप्लोमा मांगा जाता है। चाहे वो जैसे पहले डोएक का था, डिप्लोमा ओ लेवल का मांगा जाता था, वही केवल चलता था। उसके बाद में बहुत सारे विद्यार्थियों ने कोर्ट के माध्यम से कमीशन के ऊपर क्लेम किया कि सर, हम जो हैं वो पीजीडीसीए किए हुए हैं, ये भी वो लेवल के इक्विवेलेंट है, तो हमें भी शामिल किया जाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे बीटेक वाले अलग गए, डीसीए वाले अलग गए। तो जो वैकेंसीज लास्ट हुई, 2016 की हुई, 2017 की हुई, उनमें काफी कमीशन को ये हौच पौच की स्थिति से गुजरना पड़ा। क्योंकि गवर्नमेंट ने तो दे दिया भाई, गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया कि कौन कौन से डिप्लोमा इसमें शामिल होंगे। तो इस बार कमीशन ने बड़ी स्पष्ट बात की सरकार से, और सरकार से सीधे सीधे पूछा कि भाई आप हमको लिस्ट दीजिए कि कौन कौन से डिप्लोमा हम एआरओ के लिए शामिल करें। तो इसीलिए इतना विलंब हो रहा था। अब गवर्नमेंट ने लिस्ट दे दी और कमीशन ने नोटिफिकेशन आपका जारी करने की तिथि डिक्लेयर कर दी, कह दिया अक्टूबर में नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। अब रही बात इस नौकरी की, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत अपर सबॉर्डिनेट के अलावा एक दूसरा लोअर सबॉर्डिनेट का एग्जाम होता है। लोअर सबॉर्डिनेट के एग्जाम से भी अगर आप देखेंगे, कंपेयर लोअर सबॉर्डिनेट की जो पोस्ट हैं, क्योंकि पहले जो जो हम लोगों का जो उत्तर प्रदेश का जो अवर अधीनस्थ बोर्ड बन गया लखनऊ में, उससे जो भी नियुक्तियां होती हैं वो लोअर सबॉर्डिनेट के थ्रू होती हैं। पहले केवल प्रयागराज वाला कमीशन कराता था, दोनों अपर लोअर दोनों एक साथ होते थे। तो अब ये जो समीक्षा अधिकारी का है, ये इसलिए बहुत ज्यादा इस समय बहुत हाईलाइट रहता है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं, जो अपर में बैठते हैं, वो भी समीक्षा अधिकारी की नौकरी करना चाहते हैं, क्योंकि लोअर सबॉर्डिनेट से कहीं ना कहीं ये ऊपर भी है। और समीक्षा अधिकारी एक गेजेटेड पोस्ट है। देखिए, एआरओ तो गेजेटेड नहीं है, लेकिन जो आरओ की पोस्ट है वो गेजेटेड है। और मारा मारी जो सबसे ज्यादा रहती है, वो हर विद्यार्थी चाहता है कि मुझे सचिवालय में एआरओ बन जाऊं। अब सचिवालय में एआरओ जब भी बनता है विद्यार्थी, तो जो प्रमोशन का जो प्रोसेस है वो सचिवालय वाला खासकर, वो बड़ा तेजी से है। जब आप अगर प्रमोशन देखेंगे तो लगभग 7-8 साल में, जैसे पहला जो प्रमोशन है आरओ का, वो सेक्शन ऑफिसर में होता है। सेक्शन ऑफिसर लगभग 8-9 साल का वक्त लगता है। फिर उसके बाद में हर 4 साल में प्रमोशन होकर के, और अगर कोई विद्यार्थी आरओ बना है 24-25 साल तक, 23 से 25 साल के बीच में मान लेते हैं बना है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो उसका रिटायरमेंट विशेष सचिव से तो होना ही है। अब विशेष सचिव सचिवालय में आईएएस अधिकारी होता है, और एक आरओ वाला प्रमोट होकर के भी विशेष सचिव बना, तो वही सारे अलाउंसेस हैं, वही सारा ग्रेड पे है, सब कुछ है। तो आप खुद समझ सकते हो, एक बड़ी जबरदस्त नौकरी है। और नौकरी जो अर्ली एज वाले हैं, उनसे तो मैं ये कहूंगा कि जितनी अपर सबॉर्डिनेट में मेहनत है, उसकी 1/5 मेहनत है आपकी। क्योंकि अपर सबॉर्डिनेट में आप अगर अब नया आप सिलेबस देखोगे तो जीएस के कितने सारे मेंस के पेपर्स हैं, हिंदी भी पढ़ोगे आप, ऐसे भी तैयार करोगे, तो बहुत सारे एकदम पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया। इसमें अभी तक सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, नहीं चेंज करने की कोई संभावना है कमीशन की।
भाई प्री में आपसे कह दिया गया 200 क्वेश्चंस होंगे एंड 200 मार्क्स होंगे। 140 क्वेश्चंस आपके जीएस के होंगे एंड ईच क्वेश्चन है 1 मार्क, एंड 60 क्वेश्चंस आपके होंगे जनरल हिंदी के, उसमें भी हर एक प्रश्न जो है वो 1 अंक का है। 200 अंक का प्रीलिम्स हो गया, माइनस मार्किंग रहेगी। जब माइनस मार्किंग नहीं होती थी तो लगभग मेरिट आपकी 145 से 150 के बीच में, जिनके क्वेश्चन सही होते थे उनकी हो जाता था। जब से माइनस मार्किंग का दौर आया तो मेरिट जो है वो 125 से 132, 33, 125 से 30 के बीच में मेरिट झूलती है। तो आप एक स्ट्रेटजी बनाओ। स्ट्रेटजी के लिए सब्जेक्ट वाइज बनाइए, सब्जेक्ट वाइज हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रेटजी में हम अनूप सर से जरूर जानेंगे कि अनूप सर जियोग्राफी में और करंट अफेयर्स में, क्योंकि करंट अफेयर्स का 140 क्वेश्चन में लगभग 25-30 क्वेश्चन का सर रोल रहता है, और तो 25-30 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स में बच्चे कहाँ से क्या पढ़ लें ताकि उनको ज्यादा, क्योंकि आजकल तो सर ऑनलाइन में भी बड़ी भरमार है, बच्चा अगर सुबह शाम तक पढ़ता रहेगा तो अपने आप क्या रिवीजन करेगा। दूसरा, मार्केट में ऑफलाइन में इतने पब्लिकेशन की किताबें हैं कि बच्चा उसी में उलझ जाए, क्योंकि एक न्यूज को 10 तरीके से बताया गया है, तो उसके लिए वो कहीं ना कहीं टाइम या समय जाया करना होता है। तो इस पर जरूर थोड़ा सा प्रकाश सर डालिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब करंट अफेयर्स से हम शुरुआत करते हैं सर। जैसे कि करंट अफेयर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग की जो प्लानिंग है, जो हम लोग की बातें हो रही थी, करंट अफेयर्स काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो हमारी कोशिश यही होगी कि 10 से 15 मिनट का हम आपको यूट्यूब पे जो है वो वीडियो प्रोवाइड करें, जिसमें हम टॉप 10 जो करंट इशू होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। और साल भर के जो करंट इशू होंगे, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग साल भर के करंट अफेयर से वो क्वेश्चन पूछता है, और ज्यादातर उसमें क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड होंगे। अब उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अपने आप में अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो केंद्र सरकार की होती हैं वो उत्तर प्रदेश में भी आपको देखेंगे कि जो काफी जुड़ी होती है। तो नेशनल और इंटरनेशनल करंट इशू की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम आपका जो है यूपी से कहीं ना कहीं वो रिलेट करता हुआ रहता है। तो करंट अफेयर्स को हम ऐसे लेकर चलेंगे कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा हैक्टिक भी ना हो। साल भर के करंट अफेयर्स को हम कवर करते चलें, और रटने के बजाय उस करंट अफेयर्स को हम इस प्रकार से ट्रिक के हिसाब से काम करें कि ज्यादा से ज्यादा आप उसको कवर करें। जैसा कि सर ने कहा कि 125 से 130 क्वेश्चन के बीच में अगर आप सही करते हैं, मतलब मार्क्स अगर आप ला रहे हैं, तो आपके लिए जो है वो काफी बेहतर होगा। तो इसमें करंट अफेयर्स में हम यही करेंगे कि ज्यादा बच्चों को भटकना ना पड़े, और साथ में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है या ऐप है उस पर हम करंट अफेयर्स के हम फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, और जी उसको हम कंपाइल करके जो है वो एक मंथली पीडीएफ के रूप में हम प्रोवाइड करेंगे कि बच्चों को बहुत ज्यादा भटकना ना पड़े, और टू द पॉइंट जो चीजें हैं बस उसी पर हम काम करेंगे। इधर उधर की बहुत सारी बातों को हम वहां नहीं रखेंगे। आलोक सर। जी बिल्कुल सर, बहुत सही आपने बताया। और सर एक चीज और है कि करंट अफेयर्स में जैसे एक बड़ी समस्या है, जैसे मैंने अभी आपसे साझा भी किया कि बड़े बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, बच्चा सोचता है कि मैं एक पढ़ने का जो एक बच्चे में आपा होता है, आपा मतलब कि उसको मन होता है कि यार मैं ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं। तो ये थोड़ा सा एक जरूर बच्चों को बताइए कि कौन से सेक्शन को हम कहाँ कहाँ से पढ़ें तो करंट अफेयर्स में और भी बेहतर कर सकते हैं। देखिए सर, करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें, जैसे कि अभी अगर हम बात करें तो इस समय दो न्यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे अभी हमने देखा चंद्रयान 3। अब जी चंद्रयान 3 पे जो है वो कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लें कि लॉन्च कब हुआ, किस जी व्हीकल से गया, किस पॉइंट पे गया, उस पॉइंट का जी नाम, जैसे मोदी जी ने कहा कि हम उस पॉइंट का एक नाम रखेंगे। जहां पिछला जी चंद्रयान 2 हमारा फेल हुआ तो उसके लिए हमने क्या नाम रखा। तो ये अब देखिए, ये सारा का सारा टॉपिक चंद्रयान 3 ही है, लेकिन उसके इर्द गिर्द अगर हम बात करें तो यहाँ 25 से 30 क्वेश्चन बन गए। अब इस 25 से 30 क्वेश्चन को हम रटने के बजाय हम पूरे मुद्दे को ही हम समझ लें कि चंद्रयान समझ वन लें। से लेकर चंद्रयान 3 की यात्रा क्या थी। क्योंकि जी चंद्रयान 3 से ही क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अब वो क्वेश्चन चंद्रयान 1 से उठाएगा। चंद्रयान 1 का जो है वो लक्ष्य क्या था, लक्ष्य पर जी कितना सफल हुआ। 2 क्या था, 2 की असफलता के पीछे कारण क्या था, हो सकता है वहां से कुछ क्वेश्चन पूछ ले। और चंद्रयान 3 जो है, चंद्रयान 3 क्या है, लक्ष्य क्या है, किस लिए गया है, क्या क्या साथ में उसके, तो ये सारा टारगेट क्या है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जैसे अभी 2 सितंबर को हम देख रहे हैं कि आदित्य मिशन शुरू होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जी चंद्रमा, सूर्य, और जिस दिन ये मिशन हुआ, क्योंकि उस समय अगर हम बात करें तो ब्रिक्स की मीटिंग चल रही थी उसी दिन 24 तारीख अगस्त में, जो ब्रिक्स की मीटिंग में मोदी जी जो है वो साउथ अफ्रीका पे थे, और वहीं से उन्होंने
वर्चुअल जो पूरा का पूरा ये पूरा प्रोग्राम देखा, वहीं से उन्होंने एक अनाउंस ये भी कहा कि जल्द ही हम शुक्र की भी यात्रा करेंगे। तो कहीं न कहीं शुक्र की जो यात्रा हो रही है, गगनयान जो मिशन है, तो करंट इश्यू अगर साइंस टेक की मैं बात करूँ तो देखिए इसी के इर्द-गिर्द जो है वो घूमता रहेगा। और मान के चलिए कि आने वाले परीक्षाओं में यहाँ से 2-4 क्वेश्चन्स आपके इसके इर्द-गिर्द जो है वो पूछ सकता है। इसरो के बारे में, क्योंकि आजकल जो भी आयोग क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है, वो ये कोशिश कर रहा है कि जो भी युवा हैं, वो जाने कि हमारे देश में हो क्या रहा है, हमारा देश कैसे चल रहा है। उसके बाद एक वैज्ञानिक सोच के साथ चलें, तो वैज्ञानिक सोच के साथ चलें, तो इसरो को भी जानें कि इसरो है क्या, कैसे काम करता है। तो इन्हीं के इर्द-गिर्द वो क्वेश्चन बना सकता है, आलोक जी सर। बिल्कुल। देखिए सर ने एक सही बात कही कि बहुत ज्यादा फैक्चुअल अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो फैक्ट याद करने की हमारी एक ब्रेन की कैपेसिटी होती है कि फैक्ट को हम तेजी से मेमोराइज नहीं कर पाते हैं। और अगर कोई मुद्दे को आप पढ़ते हो तो मुद्दे के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें जो हैं वो एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे चंद्रयान का सर ने एग्जांपल दिया, तो चंद्रयान को आपने जोड़ देना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपका जुड़ गया। चंद्रयान की इससे पहले कौन कौन से देशों ने यात्रा की है, इस बार थर्ड क्यों इंपॉर्टेंट था, भाई साउथ पोल पे गया, पहला कंट्री है, अभी तक साउथ पोल पे कोई पहुंचा नहीं है। फिर उसके साथ जैसे चंद्रयान थर्ड खत्म हुआ, सुगबुगाहट हो गई, अब हम सूर्य पर पहुंचेंगे, आदित्य मिशन 2 सितंबर से। तो कहीं ना कहीं जब आप पढ़ते हो तो पढ़ने के दौरान आप जब चीजें एक दूसरे से लिंक हो रही हैं तो आपके पास कंटेंट खुद ब खुद कहेगा कि यार मैं आ गया हूं, मुझे ग्रहण करो। तो बिल्कुल, ये चीज आपके सामने आएगी। तो यही अनूप सर का कहना है कि आप सभी लोग एक मुद्दे को लेकर के करंट को एक थॉरो तरीके से पढ़ेंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप अच्छा गेन करेंगे और करंट अफेयर्स में शायद ही कोई क्वेश्चन आपका हम लोगों की बिल्कुल क्लास से सही बाहर बात। जाए। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है। दूसरी चीज सर, जियोग्राफी में चूंकि जियोग्राफी में भी अच्छा वेटेज है आरओ के एग्जाम में, तो जियोग्राफी में जितना मैंने एनालाइज किया तो इंडिया के कंटेक्स्ट में पॉलिटिकल एंड फिजिकल दोनों पार्ट पर बड़ा फोकस करता है, बिल्कुल, बहुत खासकर क्वेश्चन। फिजिकल पार्ट पर बहुत फोकस करता है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में पॉलिटिकल पार्ट पर बहुत फोकस करता है। बिल्कुल, लगभग बिल्कुल। 15-16 क्वेश्चन आते हैं सर बिल्कुल, बिल्कुल। ज्योग्राफी में। देखिए, ज्योग्राफी के लिए मैं बात अगर कहूँ तो शुरुआत जो हमें करनी है, वो मैपिंग सेक्शन से होता है। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन्स आ रहे हैं वो मैप से। जिस स्टूडेंट ने मैप को समझ लिया, मैप को समझने का मतलब है कि जिस स्टूडेंट ने समझ लिया कि पृथ्वी पर कौन कहाँ है, तो वहाँ से अगर उसकी शुरुआत हो, जैसे कि पॉलिटिकल की बात करें तो नॉर्मली जो आरओ-एआरओ के क्वेश्चन्स में आता है, वो यही आता है कि कौन-सी देश की सीमा जो है किसके साथ लगी है, कौन-सा सागर है, या कौन-सी नदियाँ कहाँ हैं, पर्वत कहाँ हैं, पठार कहाँ हैं, अगर कोई ज्वालामुखी विस्फोट अगर हाल-फिलहाल में हुई है, तो वो कहाँ हुई है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में अगर हम बात करें तो ये एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव नहीं है, यानी कि लिखित परीक्षा इसमें जीएस की नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। तो ज़्यादातर वो डेटा वाले क्वेश्चन्स होते हैं, फैक्ट वाले क्वेश्चन्स होते हैं। लेकिन फैक्ट के बहुत सारी चीज़ों को रटने अगर लगेंगे, तो वही चीज़ जो अभी हम लोगों ने करंट अफेयर्स में बात किया कि हमारी ब्रेन की एक कैपेसिटी है। तो उन चीज़ को हम मेमोराइज़ करें, पिक्चर के थ्रू मेमोराइज़ करें। जैसे अगर हम वर्ल्ड के मैप देख रहे हैं और वर्ल्ड के मैप, जैसे कि मान लीजिए कि अभी अगर क्वेश्चन पूछे कि अभी ब्रिक्स की मीटिंग कहाँ हुई, तो हमें पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका है कहाँ, और साउथ अफ्रीका हम जा रहे हैं तो ब्रिक्स की मीटिंग हुई किस जगह पे थी। अगर उस जगह चले जाएं तो क्या वहां कोई पर्वत है, कोई पठार है, कोई नदी है ना। ये सारी चीजें हमें जानना है। अब जब साउथ अफ्रीका हम जा रहे हैं तो साउथ अफ्रीका के हम आसपास जितने भी आपके देश हैं उनके बारे में भी हम जाने। हम ये भी जाने कि क्या अगर ये अफ्रीका है तो क्या अफ्रीका से क्या कोई कुछ, अगर हम फिजिकल की अगर हम बात करें तो क्या कोई भी अक्षांशीय रेखा वहां से पार हो रही है, जैसे कि मकर रेखा क्या वहां से पार हो रही है कि नहीं हो रही है, अगर पार हो रही है तो किन किन देशों से होकर पार हो रही है, क्या वहां से कोई ऐसी नदी है जो कि उस रेखाओं से, मतलब इस चीज को हमें समझना होगा, हमें जानना होगा। तो जब हम उसी के इर्द गिर्द इस चीज को मेमोराइज करेंगे, पिक्चराइज करेंगे, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब जैसे हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करी, सेम अगर हम इंडिया पे आ जाए तो नॉर्मली जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं इंडिया से, इंडियन ज्योग्राफी से, वो जैसे पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल में भारत की जो सीमाएं हैं वो किन किन देशों से लगती हैं, सबसे बड़ी सीमा किसके साथ, सबसे छोटी सीमा किसके साथ, या सीमा विवाद का अगर कोई अभी हाल फिलहाल में मुद्दा चल रहा है तो उस पर हम लेकर चलेंगे। श्रीलंका के साथ अगर किसी द्वीप को लेकर विवाद चल रहा है तो वो द्वीप है कहाँ, कौन सी खाड़ी वहां पास में है। इंटरनल अगर हम बात करें तो रिवर सिस्टम, नदी प्रणाली पर प्रश्न आ जाते हैं।
पर्वतों पे आ जाएंगे, पठारों पे आ जाएंगे, दर्रों पे प्रश्न आ जाएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश के थ्रू एग्जाम हो रहा है, मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है, तो यूपी से क्वेश्चंस, कौन सी नदियां हैं, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला, सबसे उत्तरी जिला, सबसे दक्षिणी जिला, ये सारे प्रश्न जो है वो पूछा। फिर अगर यहाँ से आया तो एग्रीकल्चर वाले सेक्शंस को लेकर भी काफी ज्यादा जो है, अगर हम आरओ की बात करें तो एग्रीकल्चर से काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो एग्रीकल्चर वाले सेक्शन। यूपी में ही अगर हम बात करें तो यूपी में एग्रीकल्चर सेक्शन को कितने जोन में बांटा गया, तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो इन सारी चीजों को, मैंने कहा ना कि मैप अगर हम समझ रहे हैं तो इन सारी चीजों को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। बिना मैप ज्योग्राफी हार्ड लगने लगेगा। जहां हम मैपिंग पे कमांड कर रहे हैं तो फिर ज्योग्राफी हमारे लिए आसान हो जाएगा। आलोक सर। बिल्कुल, देखिए अनूप सर ने बताया ना, जैसे जियोग्राफी की जो आत्मा है वो मैप है, मानचित्र है। और जब भी मानचित्र पढ़ते हो, देखते हो, तो सबसे पहले तो यार मानचित्र, मैं यही कहूंगा कि जब आप मानचित्र में जैसे शुरुआत करते हो, तो मानचित्र में आप एक बार देखिए और देख करके लोकेशन ब्लैंक मानचित्र में भरिए, फिर बगैर देखे भरिए कम से कम, और कॉन्टिनेंट वाइज भरिए। पहले तो इंडिया का भरिए, फिर उसके बाद में कॉन्टिनेंट वाइज भरिए। तो आपको पॉलिटिकल तो ऐसे कंटेस्ट हो जाएगा, किसका किसके साथ में शेयर हो रहा है बॉर्डर, किसका नहीं शेयर हो रहा है, कौन सा लैंड लॉक्ड स्टेट है इंडिया में, कौन सा लैंड लॉक्ड नहीं है, वर्ल्ड में कौन सी लैंड लॉक्ड कंट्रीज है, नहीं है। दूसरी बात अनूप सर ने बहुत बढ़िया आप बताई, वो ये बताइए आप लोगों को कि करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, मोदी जी ब्रिक्स पहुंचे, जोहानेसबर्ग पहुंचे, जोहानेसबर्ग से ग्रीस पहुंचे, ग्रीस से सीधे बेंगलुरु इसरो चले गए, दिल्ली नहीं गए। उन्होंने कहा हम जरूर ब्रिक्स में थे लेकिन मन हमारा जो है वो इसरो में लगा था, आप लोगों से मिलने के लिए हम बड़े आतुर हो रहे थे। वो ब्रिक्स में गए, जो इसरो में गए थे, तो उन्होंने अपनी स्पीच में कहा। तो अब देखो, पेपर सेट करने वाला बड़ा चालाक है, बड़ा होशियार है। वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि यार मोदी जी साउथ अफ्रीका गए, जोहानेसबर्ग गए, तो क्वेश्चन बना दिया उसने, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन बना दिया, वर्ल्ड में ऐसा कौन सा कंट्री है जिस कंट्री के अंदर दो और कंट्री है। तो बन गया आपका साउथ अफ्रीका, लेसेथो एंड स्वाजीलैंड। साउथ अफ्रीका कंट्री के अंदर दो कंट्री है, लेसोथो एंड स्वाजीलैंड। ऐसे ही वहां पर जैसे अनूप सर ने बताया कि कोई नदी है या कोई हमारी मकर रेखा गई है। अब जैसे जब आप देखोगे तो नीचे की तरफ हमारी लिम्पोपो नदी है, दो बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को काट रही है, मकर रेखा को। तो ऐसे क्वेश्चन है, कोई वाटरफॉल है वहां पर, उससे क्वेश्चन आ सकता है, कोई नदी है उससे क्वेश्चन आ सकता है, या कोई हो सकता है स्पेसिफिक वहां पर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोई नेशनल पार्क है। जैसे विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है क्रूगर नेशनल पार्क, वो भी साउथ अफ्रीका में आता है। तो आपको जो तैयारी करनी पड़ेगी वो दोनों लेवल पर करनी पड़ेगी। पहला लेवल है आपका, वो है आपका एक फैक्चुअल वाला, और दूसरा लेवल है आपका, वो है आपका कंसेप्चुअल वाला। जब दोनों को जोड़ करके पढ़ोगे तो अब चूंकि यूपी पीसीएस की डिमांड हो गई है, दोनों में आप महारत हो। अगर आप यूपी पीसीएस के रिसेंट पेपर देखो, 2022 वाला पीसीएस देखिए, 23 वाला देखिएगा, 21 वाला देखिए, तो आप देखोगे पेपर में इतना ज्यादा सडनली चेंज किया है कि हमको दिख रहा है यार कि ये तो बिल्कुल यूपीएससी वाला पैटर्न पे आ गया। तो आपको इन सब बातों को बड़ा फॉलो करना है। तो देखिए हम हैं, अनूप सर हैं, दोनों लोग मिलकर के आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतर कंटेंट, मतलब ऐसा कंटेंट जो आपका एग्जाम में फंसेगा। चाहे सर हिस्ट्री की बात हो, चाहे जियोग्राफी की बात हो, चाहे वो इंडियन पॉलिटी की बात हो, या वो इन्वायरमेंट की, जैसे इन्वायरमेंट सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो इन्वायरमेंट की बात हो, इकोलॉजी की बात हो, वहां से क्वेश्चन आते हैं। साइंस, टेक, साइंस में एक पार्ट लगा है टेक, टेक में भी आपके जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो हमेशा जो करंट टेक्नोलॉजी होता है। अब वैसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे, हु इज द फादर ऑफ ईमेल, हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट, हु इज द फादर ऑफ मोबाइल फोन, हु इज द फादर ऑफ वॉइस मेल। अब ऐसे क्वेश्चंस पता होने चाहिए, ये नहीं मैं कर रहा, लेकिन जो नई टेक्निक आई है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस जरूर पता होना चाहिए। जी अनूप सर। जी, और सर सबसे बड़ा सेगमेंट हिंदी, हिंदी हिंदी का, को हाँ लेकर हम देखिए, लोग की क्या रणनीति रहेगी सर, क्योंकि 60 क्वेश्चन बिल्कुल है सर, ना। देखिए हिंदी में 60 क्वेश्चन है।
और मेरे खुद 60 में 60 आए हैं, मेंस में भी मेरे 60 में 60 आए हैं, क्योंकि मेंस में 30 ही क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, और 2 नंबर का एक होता है, तो 2 अंक का एक होता है, तो 60 में 60 वहां भी रहे हैं और 58 मेरे यहाँ भी आए हैं प्री में। तो अपनी जो पढ़ाने का जो तरीका है, जैसे जो बच्चे सबसे ज्यादा फियर फैक्टर वाले टॉपिक्स हैं हिंदी में, विशेषण विशेष से बच्चा बहुत डरता है। दूसरा फियर वाला टॉपिक है वर्तनीय शुद्धियां और वाक्य शुद्धियां। अब जैसे वर्तनीय शुद्धियां में किसी से कहा जाए हिरण्य कश्यप कैसे लिखा जाता है, तो बच्चा लिख देगा हिरण्य कश्यप, दूसरा लिख देगा बच्चा हिरण्या कश्यप। दोनों गलत हैं, क्योंकि वर्तनी रूप में लिखा जाता है हिरण्य कशिपु। अब हम लोग हिरण्य कशिप थोड़े लिखते हैं, तो ऐसा मत सोचो जो अखबार में लिखा है, जो किताब में लिखा है वो सही सब लिखा है। जो आपकी वर्तनी शुद्धियां हैं वो वैदिक हिंदी में प्रयोग होती हैं ज्यादातर, या संस्कृत में प्रयोग होती हैं, तो याद रखना है। तो हिरण्यकशिपु है। अब जैसे एक और टॉपिक है, एक और टॉपिक है जैसे तद्भव और तत्सम। तो तद्भव और तत्सम हम लोग जितने आम बोलचाल की भाषा में शब्द बोलते हैं दिनचर्या में, मम्मी पापा भाई बहन थाली लोटा ग्लास कपड़ा जूता चप्पल, सब ये सब के सब तद्भव हैं, ऐसे पहचानोगे। तत्सम क्या है? तत्सम शब्द हमको कहां दिखेंगे? रामायण में जो बोले गए हैं, महाभारत में जो बोले गए हैं, ऐसे शब्द जिसमें संस्कृत का थोड़ा सा अंश दिखे वो तत्सम है। बहन का तत्सम भगिनी, हमारे जीजा जी क्या कहलाते हैं? बहनोई। तो बहनोई का तत्सम क्या हो गया? भगिनी पति। समझते जाइएगा, है पूरा एकदम बड़ा एनालिटिकल है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी हिंदी में 60 में 60 आप लाओ। एक एक क्वेश्चन फंसाऊंगा मैं, क्योंकि मैं 4-5 किताबें मैं एकदम यहां पे बता दूं आपको। पृथ्वीनाथ पांडे, वासुदेव नंदन, सुशील कुमार, हरदेव बहारी, ये कुछ ऐसी किताबें हैं जहां से कमीशन ऐसे उठा के रख दे रहा है आपका क्वेश्चन। तो 3 टॉपिक आपके सबसे टफ पड़ेंगे, विशेषण विशेष वाला, तद्भव तत्सम वाला, वर्तनी वाला शब्द वाला, और वर्तनी वाला वाक्य वाला। अब वाक्य वाला एक मैं एग्जांपल आपको दे दूं। जैसे कहा गया कि राम मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। अब ये वाक्य हमको देखने में तो यार सही लग रहा है, राम मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, सही लग रहा है ना, कोई गलती नहीं लग रही है। लेकिन गलती है। भागना शब्द हमेशा नकारात्मकता के लिए प्रयोग होगा। क्या राम मिठाई चुरा के ला रहा था? जो उसके पीछे पुलिस थी तो वो भाग रहा था। आप सुबेरे दौड़ने जाते हो या भागने जाते हो? तो हम कहेंगे दौड़ने जाते हैं। तो क्या शुद्ध हो जाएगा? राम मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ऐसे कुछ शब्दों में भी हमको रूल बहुत सारे हैं, लेकिन ट्रिक से जरूर करना है। जितना ट्रिक अप्लाई करोगे, बाकी विलोम शब्द वाले हैं रटने वाला है, पर्यायवाची वाला है आपका रटने वाला है, ये कुछ ऐसे जो है जहां पर आप मुहावरे लोकोक्तियां हैं ये भी आपके रटने वाले हैं। यहां से तो आप रटना कवर कर सकते हो। विशेषण विशेष में समझना है, तद्भव तत्सम में समझना है, वर्तनी वाक्य में, वर्तनी शब्द में, इनमें कुछ आप लोगों को अगर बढ़िया करोगे, एक एक शब्द चुनिंदा तरीके से करेंगे और 60 में 60 लाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी अनु सर। बिल्कुल सर, और कल से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं 1 सितंबर जी से। इसकी हमारी शुरुआत होगी, तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। तो कल से अगर हम बात करें तो आप हमारे चैनल पर जब रहेंगे तो आपको हिंदी और हिस्ट्री अभी शुरुआत में आलोक सर के द्वारा, और करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी में मैपिंग का सेक्शन, जो मैंने कहा कि अगर हम मैप से शुरू करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो हम लोग लेकर चलेंगे। तो आप लोग सभी लोग जी जुड़िए और अपने मित्रों तक जो है इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। और भी कुछ अपडेट होगा तो मैं और सर जो है वो बीच बीच में आपके साथ आते जुड़ते रहेंगे रहेंगे और समय समय पर। जुड़ते रहेंगे। और हम लोग जुड़ बीच में जो है हम लोग कुछ डिस्कशंस ऐसे भी करेंगे जिसमें कि क्या स्ट्रेटजी हो, स्ट्रेटजी को लेकर जो है हमारी जो है एक डिस्कशन होगी, एक चर्चा होगी, जो हम लोग आपके साथ जो है वो शेयर भी करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एवरीवन।